यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। जैसे राजस्थानी भाषा और साहित्य की हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी में उदोतन सूरी के द्वारा लिखित कुबलय माला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरू भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में यहाँ पर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढानी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सबकी विभिन्न बोलियां और उपभाषाएं हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में हम बात करते हैं। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा है। हालांकि राजस्थानी का उद्भव है लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा है। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में विस्तृत यानी परिवर्तित हुई है। और लौकिक संस्कृत में जब यहाँ पर दुरूहता आने लगी तो उसका स्थान है पाली भाषा से लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान है प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, और प्राकृत भी जब कठिन लगने लगे तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी है। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, तथा प्रत्येक विद्वान अपने मत के अनुसार अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरु गुर्जरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब से मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा यानी राजस्थानी और गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है, और यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से समीचीन प्रतीत होता है। और भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। क्षेत्रीय बोलियों के बारे में हम बात करें, डॉक्टर गिरियसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। दूसरा है यहाँ पर पूर्वी राजस्थानी, जैसे कि ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी है। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी की बात करें, राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी कहा जाता है। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है इसे कहीं कहीं पर राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी के कुछ क्षेत्र इससे संबंध रखा है। थली और गोड़ावड़ी बोलियां इसकी उप बोलियां हैं। कौन सी? थली और गोड़ा गोड़वाड़ी। फिर बात करते हैं मेवाड़ी की। राजस्थान में मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र कह रहा है, और साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाती को पर्वत मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को यहाँ पर मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। ढूंढानी की बात करें, राजस्थान के प्राचीन ढूंढान प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा है, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढानी बोली कहा जाता है, और इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि छह का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढानी का क्षेत्र कहा जाता है, और तेरावाटी, राजावाटी, नागरचाल आदि इसकी उपबोलियां हैं।
फिर बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती है हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को यहाँ पर क्या बोला जाता है, हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना जाता है। और इस बोली में भी ढूंढानी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाती की बात करें, मेव जाति का अधिक होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा जाता है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्र को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वागड़ी की बात करें, वागड़ी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी नाम दिया जाता है और यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से बोली जाती है और इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मालवी की बात करें, प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है। इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और नीमाड़ी इस बोली की उपबोलियां हैं। शेखावटी की बात करें, शेखावटी राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया है और इसी क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा जाता है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। भीली एवं अन्य पहाड़ी बोलियों की बात करें, राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जो कि कबीला संस्कृति के लिए हुए हैं। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख हैं। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है और उसके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती हैं उन क्षेत्रीय की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं द्वारा ही होता है और इस रूप में यह निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य की। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा के बारे में बात करें, राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है। इसमें शिलालेखों, अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों से भी साहित्य उत्कीर्ण है और इस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होगी उसका साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की विशेषताओं के लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है और यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा है और यहाँ विविध विद्याओं में साहित्य हमें श्रवण परंपरा से प्राप्त हो रहा है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में वीर गाथा काल रहा है प्राचीन काल और यहाँ पर 1050 से 1550 ईस्वी का काल रहा है। पूर्व मध्यकाल है भक्ति काल रहा है, 1450 से 1650 की ईस्वी का रहा है। उत्तर मध्यकाल है श्रृंगार, रीति और नीति परक काल रहा है, 1650 से 1850 ईस्वी। आधुनिक काल की बात करें, विविध विषयों और विद्याओं से युक्त रहा है, 1850 से अद्यतन तक यानी आज तक है। प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल वीर गाथा काल है, 1050 से 1550 ईस्वी तक। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे। इनका अत्यधिक प्रभाव है राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा है और वहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए और समाज में वीर नायकों के आदर्श का प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया है और इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा का काल का नाम दिया गया है। और इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणवल छंद और इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। फिर पूर्वी मध्यकाल की बात करें, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है और इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी है और ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्ति होने और समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा है और ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राह दिखाई है तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया करने का प्रयास किया है। इन संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया जाता है।
और इसी काल में विभिन्न संतों उनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदायों ने लोक में अपनी गहरी पैठ बनाई है और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया है। ऐसे संप्रदायों में राम विष्णु, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। और इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसके साथ सगुण भक्ति कवियों ने भी अपनी आराध्य देवी की वंदना और महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी री और माधोदास दंदवाड़िया की राम रासो, ईसरदास की हरिरस और देवयान सायाजी झूला की यहाँ पर नागदमन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर इसकी बात करते हैं उत्तर मध्य श्रृंगार रीति और नीति परक काल की हम बात करते हैं। उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार रीति या नीति परक काल बोल सकते हैं इसको, 1685 से 1885 ईस्वी। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का साहित्य विविध विषयों से युक्त रहा है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा है और शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया है, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया है। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य शास्त्र और नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विविध ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मच्छाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया है और संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोरठा, चक्रिया रा सोरठा और भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। आधुनिक काल विविध विषयों और विद्याओं से युक्त रहा है। 1850 से आज तक की बात करें हम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा है। साहित्य में भी इससे अछूता नहीं रहा है। साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया जाता है। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद है। मारवाड़ के कविराज वांकी दास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने किया है, जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई है और इस चेतना को आगे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने जगाए रखा है, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ है। आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य एवं पद्य विद्याओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ एवं महत्वपूर्ण है। राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि ख्यात। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान और सफलताओं और विशेष कार्य आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा करके संचित किया है और यह इतिहास ख्यात कहलाता है। जैसे दयालदासरी ख्यात में बीकानेर के राव भीकाजी से लेकर के महाराज अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मूणौत नैणसी के द्वारा रचित मूणौत नैणसीरी ख्यात इस परंपरा की विशिष्ट रचना है। वचनिका की बात करें, संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक भव्य विद्या के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ है। वचनिका एक ऐसा तुकांत गद्य पद रचना है जिसमें अत्य अनुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा का दो अत्यंत प्रसिद्ध रचनाओं में गाड़व शिवदास गांडणकृत, अचलदास खींचीरी वचनिका और यहाँ पर खीड़िया जग्गारी कहीं राठौड़ रतन सिंह और महेश सदासोत्री वचनिका प्रमुख हैं। दवावेद की बात करते हैं। दवावेद कलात्मक गद्य का एक अनुरूप है जो वचनिका काव्य रूप में की तरह होता है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है, किंतु दवावेद उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त है। इसमें कथा के नायकों का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्सिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है।
अखमाल देवड़ारी दवावेद, महाराणा जवान सिंहरी दवावेद और राजा जयसिंहरी दवावेद आदि प्रमुख दवावेद ग्रंथ हैं। वाद की बात करें, कहानी की तरह वाद कहने और सुनने की विशेष विद्या है। कथा कहने वाले कहता चलता है और सुनने वाला हुंकार बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जिसे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है या देता रहता है। इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला जाता है। गद्य में, पद्य में और गद्य पद्य तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। और राव अमर सिंह वाद, खींचियारी वाद, बाबूजीरी वाद, कानड़ देवरी वाद, अचलदास खिचड़ी वाद आदि प्रमुख बातें हैं। फिर बात करते हैं हम किसकी, झमाल। झमाल क्या होता है? झमाल राजस्थानी काव्य का मांत्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है और राव इंदर सिंह की झमाल प्रसिद्ध है। फिर झूलना की बात करते हैं। झूलना जो है वो क्या होता है? झूलना, झूलना राजस्थानी काव्य का क्या है? झूलना राजस्थानी काव्य का मांत्रिक छंद है जिसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। और अमर सिंह राठौर का झूलना और राजा गजसिंह का झूलना, राव सुल्तान देवड़े का झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। पर्ची की बात करें, पर्ची क्या होता है? संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य में रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। संत नामदेवरी पर्ची, कबीरी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, संत पीपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची आदि प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। फिर प्रकाश की बात करें, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों और घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। और किशोर दास का राज प्रकाश, असिया मानसिंह का महायश प्रकाश और कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ हैं। फिर मर्स्या की बात करें, राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्स्या काव्यों की रचना की गई। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी लिखा किया जाता है। राणे जगपत राम मर्स्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। फिर रासों की बात करें, रासो क्या होता है? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि की विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नल्ला का विशलदाव रासो, गिरधर आसिया का संगत रासो, दौलत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो यहाँ पर प्रमुख है। फिर बात करते हैं रूपक। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धि के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्यकृति रूपक कहलाती है। जैसे गजगुण रूपक, रूपक गोगा गोगा देजीरो और राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। फिर विगत की बात करते हैं। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है जिसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति, उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से उपयोगी रहे हैं। मुणोत नैणसीरी मारवाड़ परगनारी विगत में प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। फिर वेली की बात करें, वेली क्या होता है? वेली ग्रंथ वेलियों छंद से लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय होते हैं जैसे धार्मिक, ऐतिहासिक रहे हैं। जैसे कि दईदास जेतावत्री वेली, रतन सिंह खीवावत्री वेली, राव रतनरी बेली प्रमुख बेली ग्रंथ हैं। बेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई बेली कृष्ण रुक्मणीरी है। फिर बात करते हैं साखी क्या होता है। साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परम रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में सौठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां यहाँ पर क्या है? प्रसिद्ध है। फिर बात करें सिलोका। सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुंचाते हैं। राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमल जी रो सिलोको और राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको और भाटी केसरी सिंह रो सिलोको आदि प्रमुख सिलोके हैं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की बात करते हैं। मारवाड़ के कविराज बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जनमानस की जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया है वही आगे चल करके आधुनिक काल में अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ है। इन्हीं के साथ यहाँ पर क्या होता है
हींग, लाजदान, कवियां, शंकरदान, सामोर का नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। और जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थपरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषता है। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 में अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया गया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया है। कवियों ने रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत यहाँ पर किया है। फिर बात करें हम, जैसे केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, श्रीराज शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, जन कवि गणेश गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया है। इसमें गणेश लाल जी व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है और आज़ादी के बाद के अपने भूमंग को भी वो कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया है। रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आम जन को जगाने का काम करती हैं। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया है। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती है। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक एवं गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं और 1960 ईस्वी में प्रकाशित अपनी काव्य कृति राधा एक इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती धौरारी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है, इसकी रचनाएं भी गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को जगा दे ऐसी क्षमता रखती हैं कि यहाँ पर मींजर तथा लीलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला है। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभोम और जानकारी, ओलमो, लांडेसर, हरवल और राजस्थली ईसरलाट, राजस्थानी एक हेलो और दीठ, चामल, अपभ्रंश जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं और इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे हैं। यही वह समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह जोरा शेखावत की जगांव, तेज सिंह जोधा की यहाँ पर कड़ई की वेंगो है और मणि मधुकर की सोजती गेट और पग फेरी हरीश वंदाणी की बोले सारगोटो और वाथा में भूगोल और चंद्रप्रकाश देवल की पागी, कावड़, मारगा, अर्जुन देव चारण की यहाँ पर रिंद ग्रोही और मालचंद तिवाड़ी की उतरैयो है आभो आदि रचनाएं राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। शिवचंद्र भरतियों को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है और यहाँ पर रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी हैं और मांझल रात, अमोलक वाता, मूलक यानी मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकवाबात आदि यहाँ पर विजयदान देथा ने अपनी वातारी फुलवाड़ी और श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया है, उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली है। और विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि। और दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है और इसकी कृति चौथरायन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उनके संग्रह जमारो, संबंध और थार में संग्रहित हैं और इनके कुछ उपन्यास हैं जो हु गोरी किण पीव सीरी और जोग संजोग और चांदा सेठानी आदि हैं।
इसी प्रकार नथमल जोशी की कहानी संग्रह यहाँ पर परियोंडी कवारी और उपन्यास आभी पटकी और धोरारो धोरी एक बीननी दो बीन बहुत प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह, राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वरम दलाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा और सांबर दहिया आदि प्रमुख हैं। साहित्यिक पत्रकारिता की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं हम, साहित्यिक पत्रकारिता की हम बात करते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता में राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है और इस साहित्यिक लघु एवं अनिश्चितकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को भी गति प्रदान करने के साथ हिंदी प्रदेशों के साहित्यकार को एक रंग मंच यहाँ पर प्रदान किया है। बीकानेर का वातायन हरीश भवादानी और अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की और विजेंद्र काकरोली को संबोधन कमर मेवाड़ी और अलवर की कविता भागीरथी भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर और स्तरीय मंच प्रदान किया है। संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिकाएं मधुवती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया है। और राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल किशोरी, कल्पना कांत की ओलियो, कवि चंद्र सिंह के द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख हैं। उपरोक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भरे हैं। सच्चाई यह है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि इसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। बाकी क्वेश्चन है, बाकी जो वीडियो है ये राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम।